हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों आज हम एक बार फिर से उपस्थित हैं आप सबों के लिए यूपीटेट 2026 के लिए हिंदी के सेशन को लेकर के क्लास नंबर की बात करेंगे। तो ये हिंदी के सेशन की दूसरी क्लास है। इससे पहले एक क्लास हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो आज का जो सेशन है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि आज ऐसे क्वेश्चन का संग्रह लाया है जिससे आपके यूपीटेट के खास करके व्याकरण सेक्शन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाकर के ये चैप्टर ये जो का सेशन है बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक क्वेश्चन को सारे क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे और जिस क्वेश्चन का आंसर आता रहे आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा भी, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन ही आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभिनव शब्द में उपसर्ग कौन सा है। ये जो उपसर्ग और प्रत्यय नाम का जो चैप्टर है ना, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं टेट एग्जाम में, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि अभिनव शब्द में उपसर्ग कौन है। अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ें में कन्फ्यूजन होती हैं कि उपसर्ग एक होता है और एक होता है प्रत्यय, ठीक है। अब ये उपसर्ग मतलब कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, बस इसी में कन्फ्यूजन है। अगर आप ये जान गए तो आपका ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। यानी कि जो अभिनव शब्द है ना, अभिनव, इसको हम लोग दो तरह से लिख सकते हैं, अभि और नव, ठीक है। अब इसमें से जो पहला ये उपसर्ग होगा या ये उपसर्ग होगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको जानने के लिए आपको क्या करना है कि जिसमें आपको जो उप लगा है ना, उप का मतलब होता है बगल वाला यानी पहला, ठीक है। उप जैसे मुख्यमंत्री, इसके बाद सबसे बड़ा कौन होगा, पहले कौन आएगा तो उप मुख्यमंत्री, ठीक है। यानी कि उप पहले आएगा। तो आपको इस तरह से याद रखना है कि अभिनव में कौन सा पहले आ जाएगा, अभी, और एक होता है नव यानी पहले कौन आएगा, अभी। ये अभी जो है ना ये हो जाएगा आपका उपसर्ग। और प्रत्यय में कौन आ जाएगा, नव आ जाएगा। ऐसे शब्द अगर आते हैं तो, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया अभिनव में उपसर्ग कौन सा है, तो ये हो जाएगा अभी हो जाएगा। अब देखिए अनुकरण शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन है। अब देखिए प्रत्यय किसको बोलेंगे, अभी तो हो गया, जैसे अभिनव वाले में अभी हो गया था आपका क्या, उपसर्ग। तो बाद वाले जो बच गया वो कौन हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। ठीक इसी तरह से अनुकरण शब्द है, एक हो जाएगा अनु और दूसरा हो जाएगा करण, ठीक है। तो पहले वाला को तो बोलेंगे हम लोग उपसर्ग, जो बाद में लग गया वो जो बाद में आता है उसको बोलते हैं प्रत्यय। यानी कि जो करण है ना ये हो जाएगा, इसमें क्या प्रत्यय हो जाएंगे। आई होप दोस्तों कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी उपसर्ग और प्रत्यय क्या होता है। तीसरा है कि निम्न में से तत्सम शब्द कौन है। देखिए शब्द चार प्रकार के होते हैं, ठीक है, जिसमें से आपको पूछा गया तत्सम शब्द। तो तत्सम शब्द वैसे शब्द को बोलते हैं जो कि लगभग संस्कृत के शब्द को डायरेक्टली हिंदी में यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं तत्सम। जैसे अग्नि, अब ये संस्कृत में भी अग्नि ही लिखा जाएगा इसको, और हिंदी में भी अग्नि ही लिखा जाता है। अग्नि को आप आग लिखते हैं तो फिर ये आग तत्सम शब्द नहीं होते। यानी जो संस्कृत के शब्द है ना उसको हूबहू हिंदी में ही लिखा जाए उसको तत्सम शब्द बोलेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। लड़का शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, ये बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है कि लड़का शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा। आप सबों को इसका आंसर आता होगा। तो लड़की, लड़काइन, लड़कानी, लड़कियाँ। देखिए क्या पूछ रहा है, स्त्रियाँ। देखिए लड़कियाँ अगर हम बात करेंगे तो ये भी स्त्री के लिए ही प्रयुक्त है, लेकिन एक से अधिक के लिए है, ठीक है। लड़का नहीं, ये किसी क्षेत्रीय भाषा हो सकता है। लड़काइन तो ये होता है बालकाइन, लड़काइन, पंडिताइन, ठीक है, ठाकुराइन, साहूकाराइन, ऐसे करके लोग बोलते हैं ना, तो ये क्षेत्रीय भाषा है, ठीक है। तो ये इसका उत्तर नहीं होगा, इसका भी सही आंसर चला जाएगा, वो हो जाएगा ए, लड़की। ऑप्शन नंबर आपका ए चला जाएगा। पाँचवां क्वेश्चन है कि राम ने फल खाया, कौन सा कारक है। राम ने फल खाया, देखिए कर्ता ने, कैसे याद रखेंगे, कर्ता ने, कर्म को ऐसे वाले आपने याद किया होगा, संप्रदान के लिए, इस तरह से आपने याद किया होगा। तो देखिए यहाँ पर जो सेंटेंस इसमें क्या पढ़ रहा है, इसमें पढ़ राम ने, यानी राम क्या है, कर्ता। राम क्या है यहाँ पर, कर्ता। और कर्ता के साथ क्या लगता है, कर्ता के साथ ने लगता है, यानी राम ने फल खाया। यानी इसमें कौन सा संबंध है, इसमें आप कह सकते हैं कि कर्ता कारक संबंध है। ऑप्शन नंबर आपका सी चला जाएगा, राइट। चलिए छठा क्वेश्चन है कि धीरे धीरे में कौन सा समास है। देखिए इसमें दोनों पद प्रधान हैं, लेकिन फिर भी नहीं होगा ये द्वंद्व समास, क्योंकि दोनों शब्द अलग अलग होने चाहिए थे दिन में। जैसे कि दिन और रात, इसमें दोनों शब्द प्रधान हैं तो इसको बोल सकते हैं आप द्वंद्व समास। लेकिन जिसमें एक ही शब्द हो रिपीट हो रहा है ना उसको बोलते हैं अव्ययी भाव समास। क्या बोलते हैं, अव्ययी भाव समास। जैसे धीरे धीरे, तेज से, सुलोली, ऐसे शब्द जो है ना ये अव्ययी भाव में आ जाएंगे। गगनचुंबी शब्द का किस समास के अंतर्गत आता है, गगनचुंबी, जो अपना अर्थ तो बताए साथ कुछ विशेष अर्थ बताया। अब गगनचुंबी किसको बोलेंगे, जैसे हिमालय का नाम बोल सकते हैं कि गगनचुंबी बोलेंगे, उसका एक प्रत्यय मतलब कि उदाहरण अपने आप में दिमाग में आ जाता है, हिमालय। तो हिमालय क्या होता है कि गगनचुंबी। जैसे IPL चल रहा है तो अभी लोग कमेंटेटर लोग कमेंट्री करते कि ये लगा गगनचुंबी छक्का,
यानी कि छक्का तो लगा, जो काफ़ी ऊंचा गया उसको लिए दूसरा शब्द हम लोग इस्तेमाल कर दिए गगनचुंबी, यानी कि जो अपना अर्थ के साथ साथ एक नया अर्थ बताए उसको हम लोग रखेंगे बहुव्रीहि समास में। जैसे कि इसी में आ जाएंगे आपका वो दिगंबर, पीताम्बर, चंद्रशेखर, जिसके माथा पे चंद्र उसको चंद्रशेखर बोलेंगे अर्थात शिवजी। ठीक है, ऐसे करें। गजोधर, जिसका जो धड़ है ना गज यानी हाथी की तरह है उसको बोलेंगे गजोधर। ये सब आ जाएंगे आपके इसी समास के उदाहरण बहुव्रीहि समास में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कि कर्म शब्द का विलोम क्या है। कर्म, क्या अकर्म हो जाएगा, आप कहेंगे नहीं। विकर्म हो जाएगा, आप कहेंगे नहीं। उपयुक्त शब्द हो जाएगा, आप कहेंगे नहीं। ये हो जाएगा निष्कर्म। अपन कर्म क्या हो जाएगा, निष्कर्म हो जाएगा। जो पढ़ता है वही पढ़ाता है, जो पढ़ता है वही पढ़ाता है। यह वाक्य क्या है। सरल है, संयुक्त है, मिश्र है या फिर अज्ञार्थक, यानी इसका अर्थ नहीं हो सकता। ये तो नहीं होगा ना, ये तो नहीं होगा। और सरल भी नहीं होगा, संयुक्त नहीं होगा। ये हो जाएगा मिश्र, क्योंकि इस एक साथ इसमें दो काम हो रही है। जो पढ़ता है वही पढ़ाएगा। जैसे आपको पढ़ाने के लिए हमको पढ़ के आना पड़ता है क्या। आप भी स्कूल में जब पढ़ाइएगा तो पहले पढ़ के जाइएगा बच्चों को पढ़ाने के लिए। यानी जो पढ़ता है वही बढ़ता है, सॉरी वही बढ़ता है यहाँ पर लिखा हुआ, यानी जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा या फिर जो पढ़ता है वही पढ़ाएगा। ये भी चीज़ें हो सकती थी इस सेंटेंस में, लेकिन जो पढ़ता है वही बढ़ता है, जो लिखा है उसी को लेकर के चलेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ना सी सही हो जाएगा। 10वां, वह बहुत तेज़ दौड़ता है। बहुत किस प्रकार का अवयव है। देखिए तेज़ तो दौड़ता है, सीधा रहता है कि वह तेज़ दौड़ता है, तो तेज़ दौड़ता है, तो ये विशेषता बता रही है कि तेज़ दौड़ता है। लेकिन ये जो क्रिया है, दौड़ना क्या है, क्रिया है। और ये जो बहुत लग गया ना, ये बहुत लग गया ना, ये भी किसी न किसी चीज़ का बोध करेगा। तो इसको बोलते हैं, जो क्रिया की विशेषता बताए उसको हम लोग बोलते हैं क्रिया विशेषण। यानी कि ये जो था आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर तेज़ दौड़ता है, तेज़ दौड़ता है, ठीक, तेज़ दौड़ता है। देखिए ये क्या हो गया कि दौड़ना क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। तेज क्या हो जाएगा, ये विशेषण हो जाएंगे। और जो क्रिया की विशेषण पूर्ण रूप से बताएगी यानी बहुत, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी चले जाएंगे। कमल जैसा मुख में अलंकार क्या है। देखिए इसमें क्या कर रहा है, उदाहरण दे रहा है कि वो क्या है कि हिमालय की तरह चट्टान से खड़ा हुआ है। यानी क्या है कि वो उदाहरण दे रहा है हिमालय का। ठीक है, इसी तरह से कमल जैसा मुख है, कमल जैसा क्या है, मुख है। कोयल जैसी वाणी है, कोयल जैसी क्या है, वाणी है। मोर जैसी सुंदरता है, ऐसे बोल सकते हैं ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं। यानी कि ये किस तरह का अलंकार आ जाएगा, तो उपमा अलंकार आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। 12वां है कि नदी बह रही है। यह किस काल का वाक्य है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ा BVI है और बहुत ज़्यादा मतलब सिंपल भी है। बह रही है, देखिए एक है रही है, एक है रही है, एक बह रहा था, थी, एक बहेंगे, ये हो जाएगा भूत, ये फ्यूचर, ये भूत, ये वर्तमान प्रेजेंट और ये फ्यूचर, यानी कि ये भूत, ये वर्तमान और ये भविष्य। अब देखिए रही है, ये रही है मतलब क्या हो जाएगा, वर्तमान काल में। ऑप्शन नंबर बी चले जाएंगे। 3, विद्या शब्द का बहुवचन क्या होगा। ये ऑप्शन ये सही है आपके लिए, ये BVI है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आप गलती करेंगे। विद्याएँ, विद्या, विद्याओं। अब देखिए विद्या शब्द का जो बहुवचन हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विद्याएँ हो जाएगा। राम और श्याम खेल रहे हैं। यह वाक्य कैसा है, सरल है, संयुक्त है, मिश्र है या फिर विधानवाचक है। तो आप पाएंगे कि ये जो संयुक्त वाक्य है, क्योंकि राम और श्याम दोनों खेल रहे हैं, दो लोगों का यहाँ पर भागीदारी हो रही है और एक साथ दो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, उसको बोलेंगे संयुक्त वाक्य। ठीक है, 15वां है कि सूर्य निकल आया है। सूर्य निकल आया एक सेंटेंस दिया हुआ है में निकल आया क्या है, निकल आया क्या है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सूर्य निकल आया में निकल आया क्या है, साधारण क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया। देखिए अकर्मक तो होगा नहीं, पहले नंबर इसको काट दीजिए। संयुक्त सकर्मक भी नहीं होगा और साधारण ये संयुक्त क्रिया है। लेकिन क्या है कि सूर्य निकल आया है, यानी एक साथ में दो का, एक तो सूर्य निकल आया, सूर्य क्या हुआ, निकल आया। तो ये जो निकल आना जो क्रिया है ना, ये आपकी संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी चला जाएगा। जल में रहकर मगर से बैर नहीं। एक कहावत है कि जल में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहिए, मगर से बैर नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना कि जल में रहकर मगर से बैर यानी करना नहीं चाहिए, सो नहीं, सीधा जल में रह करके मगर से बैर, यानी कि क्या है ना कि शेर के मुंह से हाथ डाल के निवाला खींच ले। यानी दोनों में क्या है कि जोखिम भरा काम कर रहा है। क्या कर रहा है, जोखिम भरा काम कर रहा है, यानी खतरा उठा रहा है, अपने ही स्थान पर शत्रु बनाना और असंभव कार्य करना और साहस करना। तो इसमें से जो सही आंसर चला जाएगा ना, अपने स्थान पर शत्रु बनाना। क्यों, क्योंकि जल में रह करके मगर को बैर बना रहा है। मतलब जिस क्षेत्र, मतलब ये क्षेत्र मगरमच्छ का है,
लेकिन फिर भी हम उससे बैर पा रहे हैं, बना रहे हैं, यानी हम उसको चुनौती दे रहे हैं उसी के क्षेत्र में जाकर के, उसी के घर में जाकर के, यानी कि अपने ही स्थान पर शत्रु बनाना इसका सही आंसर हो जाएगा। 17वां, कठिन का पर्यायवाची शब्द है। कठिन एक शब्द है, इसका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? कठिन। सरल, सरल तो इसका विलोम हो जाएगा। दुष्कर, कोमल या फिर हल्का, हल्का भी नहीं होगा ना। हाँ, कठिन का पर्यायवाची पूछा जा रहा है ना, तो कठिन का पर्यायवाची जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर दुष्कर में चला जाएगा। ठीक है, हल्का नहीं होगा, कोमल भी नहीं होगा, और कठिन का कोमल भी नहीं होगा, सरल भी नहीं होगा, क्योंकि कठिन का ये सरल विलोम हो जाएगा। दुष्कर का जो अर्थ होता है ना, इसका भी मतलब टफ ही होता है, टफ ही होता है इसका भी अर्थ। ठीक है, यानी कि कठिन ही होता है, जटिल ही होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी चला जाएगा। ठीक है, 18वां है कि बालक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बालक में प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में मैंने स्टार्टिंग में बताया था। यहाँ पर मैं नहीं, इसका आंसर आप बताएंगे पहले कि बालक में प्रत्यय कौन सा होगा। देखिए, बालक में मैं इसको तोड़ देता हूँ। बाल जोड़ क है, ठीक है, बाल जोड़ क है। अब इसमें बताइए कि कौन उपसर्ग है, कौन प्रत्यय है। आपसे क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है ना प्रत्यय, ये बता दीजिए आप हमें कमेंट के माध्यम से। 18 नंबर क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए और उसके साथ ABCD, मतलब इसमें से ऑप्शन चुन लीजिए। ABCD जो भी है इसका आंसर पहले आप दीजिए। सभी के सभी लोग कमेंट बॉक्स ओपन करिए और आंसर देने का प्रयास करिए। और दोस्तों, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, अगर आप लोग को ये सेशन अच्छी लग रही है ना, तो सारे के सारे लोग एक बार फटाफट लाइक कर देंगे, क्योंकि इस तरह के रोचक महत्वपूर्ण उपयोगी वीडियो में बार बार लाता हूँ जो आपसे छूटे ना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। ठीक है, फिलहाल इसका जो आंसर आप लोगों ने दिया होगा, तो चलिए उससे मैच कराते हैं कि बालक शब्द में जो बाद में आती है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो बाद में आती है उसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यय, यानी बाल। और इसमें जो बाद में आई वो है क जो बाद में लगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रत्यय बोलेंगे। ऑप्शन नंबर आपका ए चला जाएगा। 19वां क्वेश्चन है कि सुंदर शब्द का भाववाचक रूप क्या है? सुंदर शब्द, सुंदर को हम लोग कैसे भावना में बोलते हैं? भावात्मक रूप में क्या बोलेंगे? सुंदरता, सुंदरता का सुंदरी और सुंदरपन। तो सुंदर शब्द का जो भाववाचक शब्द है ना, वह सुंदरता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए चला जाएगा। 20वां है कि यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। यह वाक्य कैसा है? यदि तुम अगर पढ़ते हो तो पास कर जाओगे, बिल्कुल सही बात है। यूपी टेट की बात कर लें या फिर अभी जे टेट की बात कर लें या एक MP टेट है, अभी ये तीनों टेट की साथ में एग्जाम होने वाली है थोड़े थोड़े दिन के अंतराल पे। और तीनों टेट के लिए ये जो सेशन हम लेकर के आते हैं ना, बहुत महत्वपूर्ण लेकर के आते हैं। ठीक है, भले ही आपके थंबनेल पे एक ही टेट का नाम लिखा रहा है, लेकिन उसके लिए उसको तो छोड़ दीजिए, ये CTET के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो यदि तुम पढ़ोगे तो ये तीनों में पास कर जाओगे, ये बात बिल्कुल सत्य है। तो ये जो मैंने सेंटेंस बोला, ये किस तरह के वाक्य है? सरल है, संयुक्त है, मिश्र है या फिर नकारात्मक वाक्य है? तो ये जो है ना मिश्र वाक्य है, कि एक क्रिया के साथ दूसरा क्रिया जब जुड़ा रहे, फ्यूचर का एक क्रिया जो सामान्य चलेगी उसके साथ जो फ्यूचर की क्रिया जुड़ जाए ना, इसको मिश्र बोलेंगे। जैसे कि पढ़ोगे तो अच्छे बड़े आदमी बनोगे, पढ़ोगे तो बनोगे, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में कराया था कुछ देर पहले। ठीक उसी तरह से ये भी है कि पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, यानी एक जो क्रिया है उसको करोगे ना, तो फ्यूचर में एक अन्य क्रिया आपके अनुसार हो जाएगी, यानी कि मिश्र ये सब वाक्य होते हैं। ऑप्शन नंबर का बी चला जाएगा। तो दोस्तों, आज के सेशन में मैंने 20 क्वेश्चन ही लेकर के आया था। इसमें से आपके कितने सही हुए आप हमें कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से ज़रूर बताएंगे, और आपके कितने गलत हुए उसको फिर से दोबारा देखिए, दोबारा समझने का प्रयास करिए। अगर फिर भी समझ में ना आती है ना, तो जो नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ ना, इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर मैसेज करके आप ग्रुप का लिंक ले लेंगे और ग्रुप से जुड़ भी जाएंगे। तो दोस्तों, आज के सेशन में बस इतना ही था। फिर मिलते हैं कल के सेशन में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। जो लोग नए हैं, पहली बार आए हैं, वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, और दोस्तों को बताना भी ना भूलेंगे, क्योंकि सारे लोग मिल करके हम लोग तैयारी करने वाले हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही है। फिर मिलते हैं कल के सेशन में, कल के क्लास नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल CTET बाय रोशन को। धन्यवाद।